एक बार की बात है, प्रीति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। प्रीति जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सुरेखा ने प्रीति को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। सुरेखा लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उसी से अपनी बेटी को 2 समय का खाना खिलाना, स्कूल की फीस जमा करना और उसकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति की एक दोस्त का जन्मदिन था। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, मेरी दोस्त सपना का जन्मदिन है। वह बहुत ज्यादा अमीर है। उसने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला देंगी ताकि मैं उसके जन्मदिन पर पहनकर जा सकूं और मेरी इंसल्ट ना हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो हैं। लोगों के घरों में काम करके चंद रुपए ही मिलते हैं, जिससे घर का खर्चे चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर एक नई फ्रॉक जरूर दिला दूंगी। अभी जो है उन्हीं में गुजारा कर लो। प्रीति बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। प्रीति अपने दोस्त सपना के जन्मदिन पर अपने पुराने कपड़ों में ही चली जाती है। सपना के जन्मदिन पर सभी ने बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने थे और सबके हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट भी थे, पर बेचारी प्रीति खाली हाथ गई थी। यह देखकर सपना की दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे यार सपना, तूने इस गरीब भिखारन को भी अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है। हमारा तो सारा स्टेटस ही डाउन हो गया। इसके कपड़े तो देखो बहन जी के कैसे हैं, फटे पुराने। सुना बहन जी, क्या तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम कुछ ढंग के कपड़े ही पहन कर आ जाती, गिफ्ट तो नहीं लेकर आई। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है, लेकिन इसकी औकात तो हमारी नौकरानी जितनी भी नहीं है। और आगे इतनी बड़ी पार्टी में खाली हाथ तेरे लिए एक गिफ्ट भी नहीं लेकर आई, और हम कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे यार, यह पढ़ाई में अच्छी है इसलिए मैंने इसे अपना दोस्त बना के रखा है, वरना मैं भी इसे दोस्ती नहीं करती, क्योंकि यह इतनी ज्यादा गरीब जो है यह समझे कि मेरे गुलाम है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती है। मेरा होमवर्क हो जाता है, स्कूल का काम समय पर रहता है, इसलिए इसे दोस्त बना के रखा है, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत है। सपना, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम और अमीर लड़कियों की तरह नहीं हो। तुमने मेरी ईमानदारी देखकर, मेरा साफ मन देखकर मुझसे दोस्ती की है, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे अपना गुलाम बना के रखा है, अपना पालतू कुत्ता समझती हो। सपना, एक बात याद रखना, दोस्ती स्टेटस देखकर नहीं की जाती। दोस्ती में प्यार, भरोसा और विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड है। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए घर आ जाती है। प्रीति बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी प्रीति की माँ प्रीति से पूछती है तो प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है सपना मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वह तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उससे अपने सच्चे दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुरेखा अपनी बेटी को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छुट्टी हो जाने के बाद 2 बच्चे फटे पुराने कपड़ों में सपना और उसकी दोस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, दीदी दीदी, हमारी मदद करो। हम दोनों भाई बहन ने कुछ भी नहीं खाया, हम भूखे हैं, और अगर हमने किसी से कुछ खाने के लिए मांगा तो उन्होंने हमारी पिटाई भी की। देखो, हमारे सर से खून भी निकल रहा है। कृपया करके आप हमारी मदद करो। छी छी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, और हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। चलो जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सपना,
बेचारे इन दोनों मासूम बच्चों की तरफ तो देखो, ये कितनी ज्यादा भूखे हैं और इन्हें चोट भी लगी है। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो लेकिन दिल के बिल्कुल गरीब। प्यारे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, ये लो 20 रुपए हैं। सपना यार देख तो, एक भिखारन कैसे दूसरी भिखारियों की चिंता कर रही है। ऐसा कहकर सपना और उसके दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रीति को उनकी बात का बुरा नहीं लगता और वह दोनों बच्चों की मदद कर कर घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक जख्मी कुत्ता मिलता है। वह दर्द से करहा रहा था। प्रीति उस कुत्ते की मदद करती है। प्रीति, ये तो क्या कर रही है? इस कुत्ते में से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तूने इसे गोद में उठा लिया? छी! सपना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह दर्द में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत में आए इंसान हो या जानवर, सभी की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और तुम्हें इतनी बदबू आ रही है तो और दूसरे रास्ते से चली जाओ। लेकिन नहीं जाओगी, घर जाने का तो सिर्फ एक यही रास्ता है ना। पता नहीं तुम हमेशा अपने घमंड में चूर चूर क्यों रहती हो। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ घर जाने का। वो तो घर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, इसलिए तेरे साथ जा रही हूँ। सपना प्रीति से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वह कुत्ता एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है और वह सुंदर परी प्रीति से कहती है, प्रीति तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। फिर तुम्हें एक जख्मी बदबूदार कुत्ता मिला, तुमने उसकी मदद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाई। और सपना तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। प्रीति, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे जादुई फ्रो की 3 नदियाँ हैं, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वह नदियाँ बहुत ज्यादा सुंदर हैं। परी की यह बातें सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सपना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ती है। देखो तो, इस गरीब की किस्मत अब ये परी के साथ परी की दुनिया में जाएगी। परियों की दुनिया तो कितनी ज्यादा सुंदर होती है और ये परी इसे अपनी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ भी दिखाएगी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब के तो मजे आ गए। परी जी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं अपनी दोस्त सपना को भी आपकी दुनिया में लेकर आ सकती हूँ? आपकी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ अगर सपना भी मेरे साथ देखेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त सपना को हमारे साथ लेकर आना चाहती हो तो शौक से लेकर आओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह परी सपना और प्रीति को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। सपना और प्रीति वहां जाकर वहां के सुंदर सुंदर नजारे देखकर बहुत खुश होती हैं। सपना और प्रीति को परियों की जादुई फ्रो की 3 नदियां नजर आती हैं। एक नदी के पास सोने का फ्रॉक था, दूसरी नदी के पास चांदी का फ्रॉक था और तीसरी नदी के पास फटा पुराना बहुत बेकार सा फ्रॉक था, जिन्हें देखकर प्रीति और सपना दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और वह सपना और प्रीति से कहती है, तुम्हारे सामने परियों की 3 फ्रॉक की नदी है। अगर तुम जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। वहां जाकर तुम उनकी सेवा करोगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम जादुई सोने और चांदी की नदी के फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की जादुई फ्रॉक की कौन सी नदी का कौन सा फ्रॉक पहनना चाहती हो। परी जी, मुझे आपकी जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं मुसीबत में आए लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। हमेशा तो बेवकूफ ही रहना, तो इतनी ज्यादा गरीब है फिर भी तो लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है। तो जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, फिर भी मुझे तो धन दौलत ही चाहिए जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। पर मुझे आपकी सोने की फ्रॉक की नदी का सोने का फ्रॉक और चांदी की फ्रॉक की नदी का चांदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। परी
प्रीति को तीसरी नदी का फटा पुराना फ्रॉक पहनने के लिए दे देती है, जिसे पहनते ही वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। और जैसे ही सपना जादू सोने की फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद वह जादू चांदी की फ्रॉक पहनती है तो उसे करंट लगना शुरू हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है। तभी परी सपना से कहती है, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुमने धन दौलत का लालच किया और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर ही बता दिया था कि वहाँ जाकर तुम्हें लालच नहीं करना। अपने दोस्त को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब थी, फिर भी उसने दूसरों की मदद करने का फैसला किया, धन दौलत का लालच नहीं किया। परी जी, सपना को दर्द हो रहा होगा, प्लीज आप इसे ऐसी सजा मत दीजिए, इसे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। यह मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख सकती। अगर आप चाहो तो आपने मुझे जो भी कुछ दिया है वह आप वापस ले सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त को ठीक कर दो। प्रीति, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें कभी अपने दोस्त नहीं समझा और तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। आज मुझे समझ में आ गया कि दोस्ती क्या होती है, मुझे दोस्ती का मतलब समझ में आ गया। मेरी प्यारी दोस्त, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सपना प्रीति से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती है और उसे करंट भी नहीं लगता। और अब सपना प्रीति की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त बन जाती है। सपना और प्रीति परी की दुनिया से वापस आ जाती हैं और पृथ्वी पर आकर एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। और अब प्रीति भी बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी, वह अपने साथ साथ और भी लोगों की बहुत मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है, सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अनुराधा और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी, अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझ गई? हाँ माँ, और इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं सोऊंगी। बेटी, अब से इस मनुष्य का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है, ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह आयोग जितनी भी लड़कियां हैं सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार कुंवर सिंह अपने जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए गाउन और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी से चलो। सिंड्रेला वही दूर खड़ी उदास मन
ध्यान से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत ही मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का गाउन बनवाया। वह हर रोज अपने उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे गाउन को प्रेस कर दो और मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। किंजल सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारियां करने लगी। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शकल देखिए अपनी, बढ़िया ही सभा में जाने वाली। अरे, राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ जो यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था और उसके पाँव में चमचमाती हुई लाल सैंडल थी। सिंड्रेला, अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला, अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार कुंवर सिंह की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उनके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने तो कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी सिंड्रेला वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी भागते हुए उसकी एक लाल सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाते। ओफो, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। सिंड्रेला रात की
सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये लाल सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस लाल सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये मेरी ही सैंडल है। देखिए मेरे पैरों में कैसे आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन के दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, उसे रहने दीजिए। तुम चुप करो, राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये सैंडल आपका है? जी, ये मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम वही रात वाली प्यारी सी लड़की हो? तुम सभा से क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सिंड्रेला के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते। सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।